हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए पढ़ते हैं क्लास 10th। कौन सा टॉपिक चल रहा है? धात और धात। चैप्टर कौन सा चल रहा है? धात और अधात। इसमें हम लोग पढ़े थे धातु, है ना, अधातु पढ़े थे, मिश्र धातु पढ़े थे, उसके बाद में सक्रियता श्रेणी पढ़ लिया था, तन्यता, आघात और धन्यता, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज, अयस्क, गैंग, है ना। तो सबसे पहले खनिज देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर चल रहा है दूसरा, तीसरा, धात और धात, है ना। क्या चल रहा है? धात तथा अधात, मेटल और नॉन मेटल। ठीक, धात धात वाला पार्ट चल रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है कि जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। जैसे खुदाई किया जमीन में और नीचे से कहते हैं खजाना निकला, तो ऐसे ही मतलब खुदाई किया, जैसे अवस्था में निकल आया, मैला भी होगा, गंदा होगा, और जिस अवस्था में निकल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज, यानी मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। ठीक, हाँ, खुदाई से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। तो इसमें लिख लो, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या कार्बनिक तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, भूपर्पटी में माने जमीन में, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को, पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को, तत्वों अथवा यौगिकों को, चाहे यौगिक के रूप में मिले चाहे तत्व के रूप में, तत्व अथवा यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहा जाता है या खनिज कहते हैं। खनिज भैया जान गए? खनिज माने जैसे तुमने खुदाई किया तो जैसे मान लिया लोहा निकला, तो लोहा के साथ मिट्टी भी, कंकड़ भी, ये सब निकलेगा, उसमें मूर्चा भी लगा मिलेगा, तो वो क्या कहा जाएगा? खजाना ही कहा जाएगा, नहीं खनिज कहा जाएगा। खनिज यानी मिनरल। भूपर्पटी में, भूपर्पटी में पृथ्वी की खुदाई करोगे तो ऊपर वाली 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कितने पार्ट होते हैं? ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपर वाली परत कहलाती है क्रस्ट, है ना, क्रस्ट। फिर ये मेंटल और फिर कोर। क्रस्ट, ये नीचे वाली क्या है? कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, मेंटल में निकिल की मात्रा पाई जाती है ना, और कोर में पाया जाता है लोहा। कोर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा। है ये पृथ्वी गोल गोल है, तो इसी तरीके से परतें होती है पृथ्वी में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो भूपर्पटी माने ऊपर वाली ही परत में क्या पाया जाएगा? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों अथवा यौगिकों को। तत्व मतलब जैसे सिंगल हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और यौगिक मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, मतलब जिनका फार्मूला है। ठीक, चाहे तत्व मिले चाहे यौगिक मिले। रुमाल का, अच्छा, तत्व में हो या यौगिक हो तो उसको हम लोग क्या बेटा बोलेंगे? बताओ, उसको बोलेंगे खनिज। आप बताओ, अब अगली हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग? खनिज के बाद में अयस्क। दूसरी हेडिंग कौन सी है? अयस्क। अयस्क को हम लोग कहते हैं ओर्स, ORES। अयस्क का मतलब क्या होता है? खनिज तो बहुत चीजें ऐसी निकलेंगी जिनमें पैसा ज्यादा लग जाएगा और सामान कम निकलेगा। मतलब धातु अच्छी चीजें कम निकलेंगी लेकिन खर्चा ज्यादा निकल जाए। जैसे मान लिया, कह दिया जाए कि भैया यहाँ पर सोना है, 2 ग्राम सोना है, और आपको खुदाई करना पड़ेगा, बता दिया जाए 40 फीट मतलब फीट, तो मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी, पता चला सोना कम का हुआ और खुदाई में ज्यादा लग गया पैसा, तो बेकार है ना उसको निकालना। तो अयस्क का मतलब क्या होता है? वह धातु जिसको कम खर्च में और आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। मतलब ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनको, खनिजों में से, मतलब खनिजों में से हमको धातु निकालना है। खनिजों में से क्या निकालना है? मतलब खुदाई करना है, खनिज खजाने में से हमको धातु को अलग करना है या अच्छे पदार्थों को अलग करना है। तो उनको अलग करोगे और ऐसे पदार्थ जिनमें कम खर्चा लगे और आसानी से निकल आए, कम खर्चा लगे आसानी से निकल आए, तो वो क्या कहलाते हैं? अयस्क। बाकी खनिज तो है ही है। तो अयस्क में क्या लिखोगे? ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण, जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक मतलब आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में, तथा कम खर्च में
ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में किया जाए, प्राप्त किया जाए, अयस्क कहलाता है, अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण सरलतापूर्वक मतलब आसानी से तथा कम खर्च में उनको किया जाए, मतलब उनको निकाल लिया जाए बाहर, उनसे अलग कर लिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे भैया बताओ? अयस्क उनको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे तीसरी हेडिंग गैंग। तीसरी हेडिंग क्या देखेंगे? गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है? गैंग का मतलब होता है गंदगी। गैंग का मतलब क्या होता है? गंदगी। जैसे तुमने कोई चीज निकाली लो, मतलब धातु, और उसमें कोई जो अशुद्धि थी, गंदगी थी, उसको तो दूर करोगे, उसको दूर करोगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम खनिजों में से अयस्क को निकालते हैं, अयस्क को निकालते हैं, अलग करोगे कि नहीं करोगे? निकालते हैं। जब हम खनिजों में से अयस्क को निकालते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, जो क्या उपस्थित होती हैं? अशुद्धियां। जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उन्हीं को हम लोग कहते हैं गैंग। उसमें जो अशुद्धियां अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग, अधात्री, गैंग कहा जाता है। ठीक भैया, तो गैंग का मतलब गंदगी, ठीक, अशुद्धि। जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिजों में बालू चट्टानी पदार्थों की जो शुद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक भैया, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? गैंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे अयस्क। जैसे कापर के दो अयस्क यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर एल्युमिनियम के अयस्क पढ़ेंगे जो लिखने के लिए आते हैं, अयस्क से संबंधित प्रश्न लिखने के लिए आते हैं। जैसे आएगा कापर के अयस्क, कापर के महत्वपूर्ण अयस्क के नाम लिखो। तो कापर के दो हैं, एक कापर पायराइट, एक का क्या नाम है? कापर पायराइट। ठीक भैया, और दूसरे का क्या नाम है? कापर ग्लांस, कापर ग्लांस। एक का नाम है कापर पायराइट, CuFeS2 इसका नाम है, और इसका है Cu2S, Cu2S। दोनों के फार्मूले याद कर लेना और दोनों का वो भी याद कर लीजिए, कापर पायराइट और कापर ग्लांस। कापर पायराइट और कापर ग्लांस, ठीक भैया। कैल्कोसाइट, कापर पायराइट और कापर ग्लांस, ये दो याद कर लीजिए। कापर के एस्क परीक्षा में लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे बताओ? कापर के एस्क, कापर पायराइट और कापर ग्लांस, कापर पायराइट, कापर ग्लांस। कापर पायराइट CuFeS2, CuFeS2, कापर ग्लांस Cu2S, Cu2, बस दो ही याद कर लो। उसके और दूसरे, हाँ, कापर के अयस्क, फिर आएगा एल्युमिनियम के अयस्क, या तो ये आएगा या तो लिखने के लिए आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क आ जाएगा, एल्यूमिनियम मतलब Al है ना। एल्यूमिनियम के अयस्क देखो, एक तो है बॉक्साइट, एक का क्या नाम है? बॉक्साइट, एक का नाम है बॉक्साइट, Al2O3 इंटू 2H2O, फार्मूला भी Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा है क्रायोलाइट, दूसरा है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। एक होगा बॉक्साइट, दूसरा होगा क्रायोलाइट, Na3Al(F6), 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 ठीक भैया। ये बार बार याद करोगे याद हो जाएगा। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O, बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2, क्रायोलाइट Na3Al, मैंने एल्युमिनियम भी उसमें होगा, और F6 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के एस तो एल्युमिनियम तो होगा ही। जैसे कापर के एस थे तो कापर देखो इसमें भी था, कापर इसमें भी था। ऐसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम तो इसमें भी होगा, एल्युमिनियम तो इसमें भी होगा। Al2O3 इंटू 2H2, और क्रायोलाइट इसमें क्या होगा? Na3Al और तुम्हारा F6। और एक इसका लिख लो, लिखना चाहो तो, नहीं तो दो ही रखो, ठीक भैया।
दो इसके रखो, दो बॉक्साइट क्रायोलाइट, बॉक्साइट क्रायोलाइट, कॉपर के कॉपर पैराइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पैराइट, कॉपर। ठीक भैया। ऐसी दो धातुओं के नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऐसी दो धातुओं के नाम लिखे, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखे, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखे भैया, ऐसी दो धातुओं के नाम लिखे जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट में पाई जाती है। फ्री अवस्था में पाई जाती है मतलब फ्री में क्यों पाई जाती है? फ्री मतलब इनसे किसी से मतलब नहीं है, किसी से इतनी जल्दी क्रिया नहीं करती है। तभी प्रश्न पूछ रहा है ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर है सोना तथा चांदी। क्या नाम है? सोना तथा चांदी। भजन भी सुना होगा, सुना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, सुने? सज धज कर जिस दिन डाट डाट डाट, है ना? ये सोना तथा चांदी, सोना और चांदी, सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक भैया, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं, भूलना मना है। अच्छा, और एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भर्जन तथा निस्तापन। ठीक, एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन, भर्जन और एक होता है भैया निस्तापन। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि भर्जन से आप क्या समझते हैं तथा निस्तापन से आप क्या समझते हैं। भर्जन क्या होता है? जब हम वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं, ठीक, और उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? भर्जन। और निस्तापन का मतलब है नहीं, ना माने नहीं, यानी वायु की अनुपस्थिति में जब हम लोग किसी धातु को क्या करते हैं? गर्म करते हैं और उसको ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक भैया, तो वो कहलाता है क्या? निस्तापन। तो अब ये लिख लो, उसके बाद लिखो भर्जन तथा निस्तापन। कहाँ गया यार? भर्जन एवं निस्तापन में भेद कीजिए। तो पहले लिख लो भर्जन। क्या लिखोगे? भर्जन क्या होता है? भर्जन माने भूंजना, है ना? ऐसा समझ लो, भर्जन माने क्या है? भूंजना। भर्जन करोगे और उसमें क्या है? निस्तापन। अच्छा, जलाना है ना, तो जलाओगे तो ऑक्सीजन तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में लिखोगे, इसमें अयस्क को, इसमें किसको? अयस्क, और इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ऐसे याद कर लो कि भर्जन माने भूंजना, और किसी चीज को भूंजोगे, जलाओगे तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए भैया। तो क्या लिखोगे? इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके, वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड में क्या किया जाता है? बदला जाता है, क्योंकि धातु ऐसे थोड़ा निकल आएगी। पहले इसको गर्म कर किया जाएगा, फिर धातु ऑक्साइड बनेगा, फिर धातु ऑक्साइड को फिर से किसी विधि द्वारा, फेन प्लान विधि या ये तरह की विधियां हैं, उनमें गुजारा जाएगा, तब कहीं धातु अलग होगी, समझिए, तब गंदगी दूर होगी, धातु अलग हो जाएगी। तो भर्जन एक उसी में प्रक्रिया आती है, भर्जन। इसमें अयस्क को, अयस्क समझ गए ना? हाँ, वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। ये क्या कहला है? इसको हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बदला जाता है, इसे भर्जन, इसे भर्जन कहा जाता है। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो भर्जन की परिभाषा है, तो ये हो गया। अब निस्तापन, निस्तापन हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें अयस्क को कुछ है, देखो भैया, क्यों जरूरत पड़ी निस्तापन की? कुछ तो मतलब अयस्क ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन की में उपस्थिति में मतलब गर्म होके और काम हो जाता होगा, मतलब धातु से निकल आती होगी अन्य प्रक्रियाओं को जाने। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं से निकलते होंगे, तो क्या उनके लिए विधि अपनाई गई? निस्तापन, माने उनको हवा में नहीं रखा गया, समझ गए, बिना हवा के गर्म किया गया। ठीक, तो लिखा है मतलब इसमें अयस्क को यानी ओर्स को वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके, गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है, बदला जाता है। इसे
निस्तापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। समझ में आ गया? निस्तापन का मतलब समझ गए भैया? वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना ऑक्साइड में ही है। किसमें बदलना है? गर्म करके ऑक्साइड में ही बदलना है। लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति भर्जन में और निस्तापन में ना माने नहीं, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं है। ठीक, याद हो जाएगा? याद लिख लो इसको। ऑक्साइड जैसे कि देखो, जैसे देखो ये है, मान लिया कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन हो गई, तो ये क्या हो गया? CaO मान लो बना, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो Mg+O2 2Mg+O2, तो ये क्या बनेगा? 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना, सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है? सफेद चूर्ण होता है। तो यही ये धातु है, ये मैग्नीशियम क्या है? धातु। और इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, क्या किया गया? जलाया गया, तो ये जो बन गया चूर्ण, मतलब राख बन गई एक तरह की, तो ये बन गया तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक भैया? रोक दिया था? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड माने सोना किसे कहते हैं या क्या होता है? क्या होता है, ये प्रश्न है। इसे 18 कैरेट में कैसे बदलेंगे? इसे 18 कैरेट में कैसे बदलेंगे, मतलब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो भैया इसका आंसर देखो, तो इसका उत्तर है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध गोल्ड होता है, यह शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट गोल्ड होता है? 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध सोना या शुद्ध गोल्ड होता है। इसे 18 कैरेट बनाने के लिए, इसे 18 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए, गोल्ड बनाने के लिए 18 कैरेट बनाना है, तो इसमें क्या होगा? 6 कैरेट की कमी हो गई, तो 6 कैरेट इनमें क्या मिला दोगे? तांबा मिला सकते हो इसमें, समझ गए? या चांदी मिलाओ। तांबा मिलाओगे और भैया तो फिर क्या मिलाओगे? बताओ बताओ बताओ, क्या मिलाओगे इसमें? 6 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है 18 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए। इसमें इसमें 6 कैरेट या 6 भाग है ना, चांदी या तांबा, चांदी या तांबा मिलाना पड़ेगा। चांदी या तांबा मिलाया जाएगा। ठीक, मिलाया जाएगा तभी एक 18 कैरेट बन जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। लेकिन अगर तुम्हें 18 कैरेट बनाना है तो 6 18 6 24 होते, तो 6 कैरेट में क्या मिलावट करोगे? बताओ क्या मिलावट करोगे? चांदी या तांबा। अब कहोगे गुरुजी मिलावट क्यों करनी पड़ेगी? तो मिलावट करनी पड़ेगी, शुद्ध सोना जो होता है थोड़ा कमजोर होता है, कमजोर, समझ गए? टूट जल्दी जाएगा, इसीलिए कि मजबूत रहे, टिकाऊ रहे ज्यादा दिनों तक, तो इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? चांदी तांबा। चांदी तांबा होता है मजबूत। ठीक भैया? अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि जंग क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रश्न आ गया जंग क्या है? जंग क्या है? जंग समझ गए? मूर्छा। जंग क्या है? ठीक, और इसका सूत्र लिखिए, इसका सूत्र लिखिए। जंग क्या है और इसका सूत्र लिखिए। तो जंग तो जानते हो, जब हम धातु को, समझ गए, लोहे की धातु को हम नमी में खुला छोड़ देते हैं बहुत दिनों तक, तो वातावरण से क्रिया करके अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जो कि काफी स्थिर होती है। और जब यह परत टूटती है तो संक्षार होता है। तो जो परत होती है, वही परत जिसको हम लोग मूर्छा कहते हैं, लाल भूरे रंग की परत जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग। और जंग का सीधे सूत्र लिखो, Fe2O3 इंटू XH2। X मतलब यहाँ पानी में कुछ भी हो सकता है, 1 H2O 2 H2O 3 H2O 4 H2O, Fe2O3, ये जंग का फार्मूला लिख लो। ठीक, और जंग, हाँ ये थी थर्ड स्टेप। हाँ ठीक, जंग तो लिख ही लोगे। क्या है? जब हम लोहे की धातु को लंबे समय तक वातावरण में खुला छोड़ देते हैं, तो नमी से क्रिया करके और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है, जो लाल भूरे रंग की परत होती है, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। ठीक, और जंग का सूत्र हमने लिख दिया, Fe2 और X3, और Fe2 X3 नहीं Fe2O3 इंटू XH2। ठीक भैया? और भी देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो जरूर लिखाई देंगे। ठीक, अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। पारा जब किसी से मिल जाएगा तो वो अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमलगम। ठीक,
और 2 रिएक्शन लिखाएंगे एल्युमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया। इसके लिए समीकरण आ सकती है। एक रिएक्शन लिखाएंगे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया, भाप के साथ अभिक्रिया, एल्युमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया। इसके लिए आएगा कि समीकरण लिखिए। क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण लिखना पड़ेगा। तो देखो 2Al एल्युमिनियम और भाप, भाप भी तो जल ही होता है। भाप क्या होता है? जल। बर्फ का फार्मूला कोई पूछे यही H2, जल का पूछे H2, पानी का H2, समझ गए? भाप का पूछे H2, भैया ये हो गई तुम्हारी भाप। भाप में भी तो पानी होता है। 2Al + 2H2, तो ये आगे क्या बनाएगा? Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, O3 निकल गया। यहाँ कितने हैं ओके? 2। ओके तो 2 ही है यार, तो 3 कैसे निकल गया? Al2O3 इंटू +3H2 इसका मतलब यहाँ 2H2 नहीं 3H2 होगा। कितना H2 होगा? 3H2 है ना। 2Al क्या हो गया? 2Al और +3H2, तो देखो भैया Al2 हो गया, ध्यान देना, और ओके 3 और बचा गया 3H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। एक रिएक्शन तो ये याद करना है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करना। मैग्नीज डाइऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड को किसके साथ? एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करना। एल्यूमिनियम, ये याद कर लेना भैया, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करना, चूर्ण के साथ गर्म करना। 2 ही रिएक्शन लिखाऊंगा, बस 2 ही याद कर लेना। परीक्षा में या तो ये आएगी या तो ये आएगी। एल्युमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया 2Al + 3H2, Al2O3 + 3H2। मैग्नीज डाइऑक्साइड मैंने मैग्नीज मैंने Mn हो गया, और डाइऑक्साइड मैंने 2, और ऑक्साइड मैंने O हो गया। ठीक भैया। और प्लस क्या है इसके साथ में? किस एल्युमिनियम डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करना है। 4 एल्युमिनियम लेना है, 3MnO2 लेना है यहाँ पर। तो इसको जब गर्म करोगे भैया, इसको जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा बताओ? इसको गर्म करोगे तो फिर से बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, 2Al2O3 और +3Mn, सेम टू सेम है। देखो 4 Al2 है, यहाँ पर 4 Al2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2Al2 2 4 हो गया ना, और O 3 दूनी 6, और यहाँ भी O 3 दूनी, यानी A भी चला गया, बचा तो 3Mn ही, 3 मैग्नीज उधर चला गया। इसको नोट कर लो बढ़िया, अच्छे से याद करो। नेक्स्ट लिखेंगे ऊष्मा के 2 उत्तम चालक। क्या लिखोगे? ऊष्मा के 2 उत्तम, यहाँ बिजली की बात नहीं हो रही, यहाँ ऊष्मा की बात हो रही भैया। किसकी बात हो रही? ऊष्मा माने समझ गए ना, ताप। ऊष्मा के 2 उत्तम चालक माने बढ़िया वाले चालक। तो ये हो गया तांबा चांदी। कौन हो गया? तांबा और चांदी। तांबा का कॉपर होता है, चांदी का अर्जेंटम होता है, एजी। ठीक। और ऊष्मा के 2 दुर्बल चालक, ऊष्मा के 2 दुर्बल माने कमजोर, है ना, दुर्बल चालक। ऊष्मा के 2 दुर्बल चालक, ये भी तो लिखने के लिए आ सकता है कि भाई ऊष्मा के 2 उत्तम चालक बताओ, तो तांबा और चांदी। ऊष्मा के 2 दुर्बल चालक बताओ, तो लेड तथा मरकरी। लेड माने सीसा तथा मरकरी, मरकरी माने पारा, है ना भैया, पारा माने Hg। क्यों? लेड माने सीसा, ये सीसा का क्या होता है? यह लेड Pb, सीसा का क्या होगा? Pb होगा। ठीक, तो इस तरीके भी प्रश्न आ जाएगा, इसको नोट करो। दूसरा लिखाएंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट। 2 रिएक्शन लिखना है। एक रिएक्शन लिखना है भाप के साथ आयरन की क्रिया। पहला, भाप की आयरन के साथ क्रिया, आयरन के साथ क्रिया। भाप माने जल, आयरन माने लोहा, तो भाप की आयरन के साथ अक्रिया। 3Fe, ये हो गया आयरन माने लोहा, और भाप माने जल, 4H2 याद कर लेना ये। तो ये क्या बनेगा? Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4। कितना आसान है, Fe3O4 और 4H2 बच गया। क्या बच गया? 4H2 बच गया। O नहीं 4H2 केवल हाइड्रोजन गैस, है ना।
और दूसरी रिएक्शन है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। जल के साथ पोटेशियम जल के साथ पोटेशियम तथा कैल्शियम की अभिक्रिया। जल के साथ पोटेशियम तथा कैल्शियम की अभिक्रिया। तो देखो जल भैया क्या है H2O, इसके पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करना है K हो गया, और जल की अभिक्रिया किसके साथ करना है कैल्शियम के साथ। ठीक, तो इस तरीके से हमको इसमें करना है। तो इसमें देख लो भैया, जब कैल्शियम के साथ करोगे तो 2H2O यहाँ लोगे, क्या लोगे तो Ca क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये H2O का मतलब क्या है, देखो भैया H2O का मतलब है H प्लस OH माइनस। अब कितने H2O हैं, 2, तो एक बार और H प्लस OH माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो OH माइनस तो इसके साथ चला गया, CaOH का होल ट्वाइस, बचा क्या H2, यानी हाइड्रोजन गैस बची। माने धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं बताओ, धातुएं जो है ये देखो, ये कैल्शियम और ये पोटेशियम, ये धातु हैं, धातुएं जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस। ये तो समझ गए होगे, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ क्या है, चूना है भैया, याद रखोगे बुझा हुआ चूना। अब पोटेशियम भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा। पोटेशियम क्या करेगा बताओ, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये भी 2K प्लस 2H2, मतलब 2H2 तो यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे 2K लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2KOH, क्योंकि भाई OH तो कितने मिलेंगे इसमें, 2, जैसे कि यहाँ मिले, तो बात तो वही है। और बचेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो भाप हाँ, भाप थोड़ा नहीं, भाप तो अलग चीज है। तो भैया जल के साथ पोटेशियम क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पर कैल्शियम इससे क्रिया कराओगे, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ऊपर चली गई। बस 4 रिएक्शन याद करनी है, 2 ये, 2 जो पीछे लिखाई, 2 ये और 2 जो पीछे लिखाई। ठीक, अगला प्रश्न है, क्या होता है जब जिंक को आयरन सल्फेट के ब्लेंड में डुबाया जाता है। लिख लो अच्छा पहले इतना। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या होता है जब, प्रश्न लिख लो, क्या होता है जब जिंक को मैंने Zn को किसमें डालते हैं, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट। क्या होता है जब आयरन सल्फेट FeSO, मतलब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं या विलयन में डुबोते हैं या डालते हैं। ठीक भैया, तो क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि जब जिंक को किसमें डाल दोगे, आयरन सल्फेट में या FeSO4 में, ये विलयन कैसा होता है, हरा, कैसा होता है, हरा रंग इसका होता है। और जब तुम किसको डाल दोगे, जिंक को, तो हमने पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, जिसमें आप पढ़ोगे तो काना का मग्गा आलू जिंक फेंकोगे, पब्लिक है कुटाई होगी आज, और तो आलू जिंक फेंकोगे तो जिंक ऊपर है या Fe नीचे है, तो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो ये इसको क्या करेगा, इसके स्थान से हटा देगा, खुद बैठ जाएगा, यानी बनाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और लोहे को अलग कर देगा। जिंक सल्फेट यहाँ पे Zn बैठ गया और Fe को खिसका दिया उधर, तो भैया ये बन गया जिंक सल्फेट। और इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग उड़ गया, ये हो गया रंगहीन। कैसा हो गया, रंगहीन। तो भाई यही आंसर लिखोगे कि जब जिंक है फेरस सल्फेट में से फेरस को मतलब लोहा को हटा देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, जो हरा रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा और विलयन रंगहीन हो जाएगा। मतलब विलयन पहले हरा था और जैसे उस लोहे का, और जैसे उसमें क्या डाल दिया, जिंक, तो विलयन कैसा हो गया, बिल्कुल रंगहीन हो गया, मतलब गायब हो गया रंग, हरा रंग गायब हो जाएगा। ठीक, तो जादू भी दिखा सकते हो अपना, जिंक लाओ, आयरन सल्फेट हरा रंग तैयार करो और उसमें से कदम में डाल रहे, देखो भी थोड़ी देर बाद कलर गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सोडियम सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम माने Mg है ना भैया। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक भैया, क्या बनाना है, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। ठीक, अब देखो कैसे बनाएंगे। सोडियम जो है
आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 11 यानी 23 पढ़ा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11 यानी 23। तो इसका परमाणु भार कितना है? परमाणु भार जो ऊपर खोपड़ी में है, तो ये क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक हो उसको जेड से व्यक्त करते हैं, परमाणु भार को ए से। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 11। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये नियम है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें से इसको घटा दो तो ये न्यूट्रॉन होंगे। फिलहाल इसमें न्यूट्रॉनों का कोई काम नहीं है। किसका काम है? इलेक्ट्रॉनों का। तो 11 है, कितने हैं? 11। तो ये क्या करेंगे? पहली कक्षा में देखो, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एल एम एन, ठीक, 2n स्क्वायर के फॉर्म में रहते हैं। इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, है ना। तो अब देखो अपने पास तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है। 11 है तो पहली कक्षा में कितने रुक जाएंगे? 2। अगली में कितने रुक जाएंगे? 8। और अगली में तो 18 चाहिए ना, 18 हो तो 8 तो हो ही नहीं, 8 भी नहीं, 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे भैया? ये दान कर देंगे। ये क्या करेंगे? त्याग करेगा। तो यने जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो इसके खोपड़ी पर मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह बन जाएगा कि मतलब भैया हमने एक दान कर दिया है, हम धनवान है। माने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 281, तो यहाँ कितना बचेगा? 28, और 1 तो चला गया। तो ये हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन सूत्र कैसे लिखोगे? Na प्लस, क्या लिखोगे? Na प्लस। ये किसका हो गया? सोडियम का। इसी प्रकार से ये पहला हो गया। दूसरा वाला किसका? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, 8 हो 16, 8 हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8, प्रोटॉन भी 8, तो 8 होंगे। तो भैया ये क्या करेगा? पहली कक्षा कितना भर लेगा? पहली कक्षा में देखो ये ऑक्सीजन है, इसका है 8 ही, कितना है इसके पास? 8। अब ये क्या करेगा? देखो इसकी पहली कक्षा में तो 2 भर लेगा, और अगली में कितने भरेगा? 6। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो त्याग तो कर नहीं पाएगा, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जैसे ये O2 है, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। भैया इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये कहीं पर O2 अपना बना पाएगा, पूरा O बन पाएगा इसमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। फिलहाल इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये सब हटा दो, सीधे तुमको समझा देता हूँ। देखो सोडियम के लिए, जैसे मैंने अभी तुमको बताया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी तुमको 10th में लिखना है। तो देखो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 1 इसे प्लस में आएगा, बस हो गया आंसर, ठीक। ऐसे ही दूसरा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन में होते हैं 8, ठीक। तो पहली कक्षा में कितने रुक जाएंगे? 2। अगली में 6, तो 6 दिखा दो यहाँ इस पे, बस इलेक्ट्रॉन 2 2 2 2 4 और 2 6, मतलब यहाँ पे 2 की कमी है ना, टोटल 8 होने चाहिए। पहली कक्षा में 2, अगली में 8, 8 है नहीं, पहले में 2 हो गए, अब है टोटल तो 8 ही, तो अभी 6 बचे, तो 2 2 4 2, तो इसके लिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसके लिए ये हो गया। अब तीसरे के लिए देखो क्या है? तीसरा क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम होता है 12 नंबर, 12 Mg24, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। पहली कक्षा में 2, अगली में 8, 8 2 कितने हो गए? 10, और 10 2 2 ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा है ना, 8 2 10, और या तो 18 हो या तो 8 हो, और इतना है नहीं, 2 है, तो 2 क्या कर देगा? ये दान। ये क्या करेगा? दान। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बिंदु संरचना, तो इसके लिए क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दान किया था तो 1 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 प्लस, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे Mg2 प्लस। बात तो ये कही है, चाहे 3 बार बनाओ तो Mg मतलब 2 बार बनाओ, चाहे 2 बार लिख दो। समझ में आया कि नहीं आया? या इसके ऊपर क्या कर दो? 1 क्रॉस बनाओ, जैसे इस पे इसके ऊपर 1 क्रॉस और इसके ऊपर 2 क्रॉस, कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, त्याग करना चाहता है, समझ गए भैया? तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा। ये कितना दान करेगा? ये कितना? ये 6 दान नहीं करेगा, इसको तो 2 चाहिए, समझ गए? तो इस पे आता है, तभी इस पे आता है, देखो इस वाले ऑक्सीजन पे आता है 2 माइनस, ये 2 चाहता है, और ये इस पे आता है Na प्लस, क्योंकि ये दान कर दिया है। इस पे भी क्या आएगा? Mg2 प्लस, समझ गए? फिलहाल ये इसमें नहीं, इतना ही लिखना है, ये ठीक। ये हमने तुमको समझा दिया उस साइड का। तो आज की क्लास यही तक, कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।
आगे की क्लास लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज को देखें। धन्यवाद।